हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इकोलॉजिकल सैबोटेज क्या होता है, जिसे हम इकोटेज के नाम से भी जानते हैं। इकोटेज, इकोलॉजिकल सैबोटेज एक्चुअली में जो पर्यावरण संरक्षक होते हैं, जो पर्यावरण की सुरक्षा की बात करते हैं, वो लोग पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कभी-कभी हिंसक हो जाते हैं। और जो मशीनें या जो औद्योगिक संस्थान अपनी उद्योग लगाने के लिए पर्यावरण का नुकसान कर रहे होते हैं, उसको रोकने के लिए कानूनी तरीके या सीधे-साधे तरीकों की बजाय आतंक का सहारा, मारपीट, आगजनी या तोड़-फोड़ का सहारा लेते हैं। इसी को हम इकोलॉजिकल सैबोटेज, इकोटेज, मंकी रेंचिंग गैंग इत्यादि नामों से जानते हैं। ये जो एक इसमें इमेज लगी है, ये अपने आप में खुद सब कुछ बता रही है कि ये कुछ लोग हैं जो बंदरों के जैसे दिख रहे हैं। ये विकास का कार्य है जहाँ पे कि एक ट्रेन का रास्ता बनाया जा रहा है और वो क्योंकि पहाड़ को काट के बनाया जा रहा है, तो उस पर्यावरण को बचाने के लिए ये लोग डायनामाइट के ज़रिए इस विकास के कार्य को उड़ा देना चाहते हैं। तो एक्चुअली में ये कहने को तो पर्यावरण के संरक्षक हैं, पर एक्चुअली में ये आतंकवादी की तरह काम कर रहे हैं और विकास के कार्यों को नष्ट कर देते हैं। तो आज का टॉपिक इसी पे है। इसी को मंकी रेंचर्स भी कहते हैं, इकोलॉजिकल सैबोटेज या इकोटेज के नाम से जानते हैं। तो चलिए डिटेल में पढ़ते हैं। पारिस्थितिक तोड़फोड़, इकोलॉजिकल सैबोटेज या इकोटेज या इको टेररिज्म, मंकी रैंचिंग। पारिस्थितिक तोड़फोड़ प्रकृति की रक्षा में प्रत्यक्ष कार्रवाई या तोड़फोड़ के रूप में पर्यावरण सक्रियता का एक आक्रामक रूप है। अपनी 1972 की पर्यावरण क्रिया पुस्तक इकोटेज में सैम लव और डेविड ने दावा किया कि उन्होंने सामरिक जीव विज्ञान की शाखा का वर्णन करने के लिए इकोलॉजी और सैबोटेज शब्द को मिलाकर इकोटेज शब्द बनाया था। तो 1972 में ये शब्द सबसे पहले बना है। इसको बनाने वाले सैम लव और डेविड थे। मंकी रिंचिंग, इको सैबोटेज, इको डिफेंस, इको आतंकवाद एक ही अर्थ है सभी का। ये पर्यावरण से जुड़े तोड़फोड़ के अवैध कार्य हैं। ऐसा कहा जाता है कि यह गंभीर आर्थिक क्षति पैदा करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, क्योंकि शुरू में तो ये पर्यावरण के संरक्षक के नाम पे आते थे, पर अब इनको लगता है कि ये काम करने से इनको ज्यादा फायदा है। पर्यावरण की सुरक्षा हो या ना हो, पर इनका आर्थिक फायदा हो जाता है। ज्यादातर लोग इससे बचने के लिए इनको पेमेंट करते हैं अनधिकृत रूप से, इलीगल तरीके से। तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि यह गंभीर आर्थिक क्षति पैदा करने पर ध्यान केंद्रित करने लगा है, जिससे अवांछित मानी जाने वाली गतिविधियों पर अस्थायी या अस्थायी रोक लग जाए। भले ही कार्यकर्ता विभिन्न नैतिक संहिताओं में विश्वास करते हों, गतिविधि सीधे तौर पर पर्यावरण आंदोलन से संबंधित है। मंकी रिंचिंग शब्द एडवर्ड एबी के उपन्यास द मंकी रिंचिंग गैंग से आया। तो जैसा कि पहले बताया, 1972 में इकोटेज शब्द आया और 1975 में मंकी रिंचिंग शब्द आया एडवर्ड एबी के उपन्यास द मंकी रिंचिंग गैंग से। यह उपन्यास दक्षिण पश्चिमी संयुक्त राज्य अमेरिका की असली घटनाओं में है। वहां पर पर्यावरण तोड़फोड़ का अभियान चलाने वाले लोगों की कहानी बताता है। उन्होंने होर्डिंग में आग लगा दी, निर्माण उपकरणों को नष्ट कर दिया और सर्वेक्षण हिस्से को उखाड़ दिया। ऐसा वो लोग कार्य करते थे। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? पारिस्थितिक तोड़फोड़ या बंदर भंजन पर चर्चा करते समय पर्यावरण कार्यकर्ता दो भागों में विभाजित हुए। कुछ पर्यावरण को रोकने के इस तरीके या बंदरबाट को मंजूरी दे देते हैं, जबकि अन्य पर्यावरणविद इस तरीके से असहमत हैं और नरम तरीकों को पसंद करते हैं। नरम तरीके कैसे? जैसे कि भारत देश में सन 70 के दशक में चिपको आंदोलन चला था। उस आंदोलन में
हिमाचल प्रदेश की गांवों की औरतें पेड़ों को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाती थी। ये सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में ये चला था। ये एक बहुत ही सौम्य तरीके से ये आंदोलन था और पर्यावरण को बचाने का सबसे सफल दुनिया का आंदोलन माना जाता है। वो लोग कहीं आग लगाने या किसी को मारने-पीटने में बिलीव नहीं करते थे, बल्कि खुद ही जाके पेड़ से चिपक जाते थे और ब उनका मानना था कि अगर पेड़ को काटना है तो पहले मुझे काट दो, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इन्हीं पेड़ों पे निर्भर है। वो पर्वतों में रहने वाले लोग, पहाड़ों पे रहने वाले लोग, उनकी ज़िंदगी ही वो पहाड़ और वो जंगल है। तो कुछ पर्यावरणविद इसी तरीके से सहमत हैं। वो ये मानते हैं कि ये शांतिपूर्ण तरीके ज़्यादा अच्छे हैं, ना कि आतंकवादी बने। तो जो दूसरा पक्ष है, जो नरम तरीकों को पसंद करता है, वो तरीकों में एक तो हमने एग्ज़ाम्पल दिया चिपको आंदोलन, दूसरा अधिकारियों को पत्र लिखना, सार्वजनिक अभिसरण या सार्वजनिक रैलियाँ करना और इस तरह से शासन पे, प्रशासन पे दबाव डालना कि पर्यावरण को नुकसान पहुँचाने वाले कार्यों को रोक दिया जाए। अब जो गरम दल है, वो भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। कुछ ने इस अधिनियम को स्वीकार कर लिया क्योंकि उन्हें लगा कि इससे प्रकृति की जीवित चीज़ों को सुरक्षा मिलेगी। जबकि अन्य नकारात्मक प्रभाव के बारे में सोचते हैं कि भाई जो लोग टेररिस्ट की तरह, आतंकवाद की तरह तोड़-फोड़ करते हैं, तो ये चोट उनको भी लग सकती है, उनकी मौत हो सकती है या जंगल में रहने वाले जीवों का भी नुकसान हो सकता है, क्योंकि वो लोग आग लगा देते हैं। तो इस तरह से ये बात सही नहीं है। तो जब बन ये जिसे मंकी रिंचिंग कहते हैं, जब उनकी बात आती है तो इस प्रकार यह सुनिश्चित करने को प्रोत्साहन दिया जाता है कि सभी प्रतिभागियों को इस अधिनियम में शामिल होने वाले जोखिम के बारे में पता हो। तो जो मंकी रिंचिंग गैंग बनते हैं, उनको पहले से बता दिया जाए कि इसमें भाई ये समस्या आ सकती है, कि आप जेल भी जा सकते हो, आप इसमें आपको चोट लग सकती है इत्यादि। तो पारिस्थितिक तोड़फोड़ मंकी रिंचिंग को तब तक नैतिक माना जाता है जब तक इसमें हिंसा शामिल ना हो और सावधानी से किया जा रहा हो। किसी भी दोष से बचने के लिए इसे संचालित करते समय इस संगठन के लोग इसमें शामिल लोगों को पहले ही बता देते हैं कि इसमें क्या-क्या नुकसान है, क्या-क्या फ़ायदे हैं और किस तरह की रिस्क है। पर इसमें व्यक्तिगत रूप से जो पर्यावरणविदों ने अपनी राय दी है, वो ये है कि व्यक्तिगत रूप से मैं संपूर्ण विकास अभियान में पारिस्थितिक तोड़-फोड़ के बजाय पर्यावरण क्षति को रोकने का एक सौम्य तरीका पसंद करता हूँ। साथ ही जिस तरह से पारिस्थितिक तोड़-फोड़ करने वाले मंकी रेंजर्स कार्य करते हैं, उससे पता चलता है कि इन मंकी रेंजर्स को का त जो तरीका है वो नैतिक बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लगता है कि यह कहना अतिशयोक्ति ना होगी कि मंकी रेंजर्स का ये काम या इकोलॉजिकल सैबोटेज एक कायरतापूर्ण कार्य है। क्यों? क्योंकि वो छिप के कार्य करते हैं, कभी भी खुल के नहीं करते हैं और छिप के किया हुआ कार्य हमेशा गलत होता है। तो ये मंकी रेंजर्स या इको सैबोटेज करने वाले लोग भी जानते हैं कि वो गलत कर रहे हैं, क्योंकि वो छिप के करते हैं। तो दोस्तों, ये टॉपिक था इकोलॉजिकल सैबोटेज। पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।